1950 के दशक के सुपर सितारों में भारत भूषण अव्वल थे। कई लोग उन्हें अपने समय के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में गिनते थे। वह रोमांटिक हीरो थे और उनके प्रशंसकों की संख्या करोड़ों में थी। राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार्स की मौजूदगी में भारत भूषण ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने अपने करियर में 30 से अधिक फिल्मों में काम किया और बैजू बावरा 1952, आनंद मठ 1952, मिर्जा गालिब 1954 और मुड़ के ना देख 1960 जैसी हिट फिल्में दी। लेकिन फिल्म निर्माता बनने की जिद और जुए की गलत आदत ने उन्हें बर्बाद कर दिया। अपने समय के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक होने के बावजूद उन्होंने फिल्म निर्माण और जुए में मेहनत की गाड़ी गवा दी। बेहद गरीबी में उनकी मृत्यु हुई। गुजरे जमाने के पॉपुलर एक्टर भारत भूषण ने अपने करियर में कालिदास, तानसेन, कबीर, बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसे एक से बढ़कर लोगों की भूमिका निभाई। हालांकि जिंदगी के आखिरी दिनों में उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। यहां तक कि 27 जनवरी 1992 को बेहद तंगहाली में उनकी मौत हुई थी। 14 जून 1920 को मेरठ में पैदा हुए भारत भूषण के पिता राय बहादुर मोतीलाल वकील थे। भारत भूषण के पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह वकील बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारत भूषण तो एक्टर बनना चाहते थे। भारत भूषण ने अलीगढ़ से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद मुंबई चले आए। मुंबई आते ही उनका स्ट्रगल शुरू हो गया। भारत भूषण जब मुंबई आए तो उनके पास मशहूर डायरेक्टर महबूब खान के लिए एक सिफारिशी खत था। महबूब खान उन दिनों अली बाबा 40 चोर की शूटिंग में बिजी थे। भारत भूषण ने उन्हें वो चिट्ठी दिखाई, लेकिन तब तक उनके लिए कोई रोल नहीं बचा था। वो बेहद निराश हो गए, लेकिन किसी ने उन्हें बताया कि डायरेक्टर रामेश्वर शर्मा भक्त कबीर फिल्म बना रहे हैं। इसके बाद रामेश्वर ने उन्हें फिल्म में काशी नरेश का रोल और 60 रुपए महीना की नौकरी दे दी। 1942 में रिलीज हुई फिल्म भक्त कबीर उनका पहला रोल था। भक्त कबीर फिल्म के बाद तो जैसे भारत भूषण की किस्मत ही खुल गई। इसके बाद उन्होंने भाईचारा, सावन, जन्माष्टमी, बैजू बावरा, मिर्जा गालिब जैसी कई फिल्में की। यह वो दौर था जब किस्मत भारत भूषण पर मेहरबान थी। देखते ही देखते उन्होंने मुंबई में न सिर्फ कई बंगले खरीदे बल्कि महंगी महंगी कारें भी खरीद ली। इसी बीच भारत भूषण के बड़े भाई रमेश ने उन्हें प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी। इस पर भारत ने बड़े भाई का कहना माना और कई फिल्में प्रोड्यूस की। इनमें से 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात सुपरहिट हुई और भारत भूषण माला माल हो गए। उनके पास काफी पैसा आ गया, लेकिन भाई के मन में लालच। इसके बाद भारत भूषण के भाई रमेश ने उन्हें और फिल्में बनाने के लिए उकसाया। साथ ही यह भी कहा कि एक फिल्म में मेरे बेटे को हीरो बना दीजिए। भारत भूषण ने भाई की बात मान तो कैसा ही किया, लेकिन अफसोस की बात में उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई वो सभी फ्लॉप होती गई। ऐसे में भारत भूषण कर्ज में डूब गए और पाई पाई को मोहताज हो गए। भारत भूषण ने जितना कमाया था वो सब गवा दिया। उसके बंगले बिक गए, कारें बिक गई। फिर भी वो कहते रहे कि मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब एक दिन उन्हें अपनी लाइब्रेरी की किताब रद्दी के भाव बेचनी पड़ी तो वो तड़फ उठे। जिंदगी के आखिरी दिनों में भारत भूषण काफी परेशान हो गए थे। इज्जत, दौलत, शोहरत सब तबाह हो चुका था। महंगी गाड़ियों में घूमने वाला टॉप मोस्ट हीरो अब लोगों को बस की लाइन में खड़ा दिखता रहा। भारत भूषण बैजू बावरा के बाद मिली भारी सफलता संभाल नहीं सके। उन्होंने अपने भाई के साथ प्रोडक्शन में उतरने का फैसला किया और बड़ा घाटा उठाया। वो दिवालिया हो गए। एक समय भारत भूषण मुंबई में कई बंगलों के मालिक थे, शानदार कारों में घूमते थे, लेकिन निर्माता बनने का फैसला गलत साबित हुआ। वो जुए में भी काफी पैसा और प्रॉपर्टी हार गए। कर्ज चुकाने के लिए भारत भूषण ने अपनी अधिकांश संपत्ति बेच दी और एक चाल में रहने लगे। बाद के दौर में अपना गुजारा चलाने के लिए उन्होंने कुछ फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया। भारत भूषण कहते थे, मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ हुई जब एक प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि मेरी फिल्म में एक छोटा सा रोल है जूनियर आर्टिस्ट का, अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो। मजबूरी में मैंने वो रोल किया।
सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए। भारत भूषण आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, लेकिन अफसोस कि न तो कोई इलाज करवाने वाला था और न ही कोई उनकी अर्थी उठाने वाला। फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर यह साबित हो गया कि यह सिर्फ उगते सूरज को सलाम किया जाता है। भारत भूषण ने अपने आखिरी वक्त में कहा था, मौत तो सबको आती है, लेकिन जीना सबको नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। 10 अक्टूबर 1992 को 72 साल की उम्र में तंगहाली में जूझते जूझते भारत भूषण दुनिया छोड़कर चले गए। भारत भूषण बैजू बावरा के बाद मिली भारी सफलता संभाल नहीं सके। उन्होंने अपने भाई के साथ प्रोडक्शन में उतरने का फैसला किया और बड़ा घाटा उठाया। वह दिवालिया हो गए। एक समय भारत भूषण में मुंबई में कई बंगलों के मालिक थे, शानदार कारों में घूमते थे, लेकिन निर्माता बनने का फैसला गलत साबित हुआ। वो जुए में भी काफी पैसा और प्रॉपर्टी हार गए। कर्ज चुकाने के लिए भारत भूषण ने अपनी अधिकांश संपत्ति बेच दी और एक चाल में रहने लगे। बाद के दौर में अपना गुजारा चलाने के लिए उन्होंने कुछ फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया। 50 के दशक में जब हिंदी सिनेमा में राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार का दौर था, तब भारत भूषण ने अपने लुक्स और बेहतरीन अदाकारी के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। भारत ने बैजू बावरा, आनंद मठ, मिर्जा गालिब और मुड़मुड़ के ना दे जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। भारत भूषण ने हिंदी सिनेमा तक का सफर करने के लिए अपने परिवार के खूब ताने सुने और मार भी खाई, लेकिन इसके बावजूद वह सफलता की ऊंचाई पर पहुंचे। वही अगर बात की जाए इनके फैमिली की, तो भारत भूषण ने 60 के दशक से पहले मेरठ के जमींदार की बेटी सरला से शादी की थी। उस शादी से उन्हें 2 बेटियां थी, अनुराधा और अपराजिता। अपराजिता भी एक्टर है और 1987 में आई टीवी सीरियल रामायण में मंदोदरी के रोल के लिए जानी जाती है। कई जगह यह लिखा है कि भारत भूषण की पहली फिल्म 1941 की चित्रलेखा थी, लेकिन इस बात को नकारते हुए अपराजिता बताती है कि पापा जी की पहली फिल्म भक्त कबीर थी। हालांकि उन्हें पहचान 1952 की फिल्म बैजू बावरा से ही मिली थी। फिल्म बैजू बावरा के पहले उन्होंने फिल्म मां से काम किया था। इसमें उनके काम को बहुत सराहना मिली। इसी दौरान किसी ने इनका रेफरेंस विजय भट्ट को दिया और इस तरह विजय भट्ट ने उन्हें इस फिल्म में कास्ट किया। भारत भूषण महंगी गाड़ियां, कपड़ों और बंगलों के शौकीन थे। इस पर अपराजिता कहती है कि फिल्म बैजू बावरा से पहले पापा जी ने सांताक्रूज में आशा पारेख के बंगले के बगल में एक बंगला लिया था। जब यह फिल्म हिट रही तो पाली हिल के एक बंगले में शिफ्ट हो गए थे, जो एक आलीशान बंगला था। पुणे में भी इनका एक शानदार बंगला था। पापा जी बहुत स्टाइलिश थे। मुझे याद है पाली हिल के बंगले में एक पूरा कमरा उनके कपड़ों से भरा रहता था। उन्हें स्टाइलिश कपड़े पहनने का बहुत शौक था। उन्हें शेरवानी खास तौर से पसंद थी। कपड़े के अलावा उन्हें किताबों का भी शौक था। उनकी पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें करीब 1 लाख किताबें थी। फोटोग्राफी के भी वो शौकीन थे। फोटोग्राफी के भी वो शौकीन थे। उनके पास कई कैमरे भी थे जिनसे वो खूबसूरत तस्वीरें कैद करते थे। वो फोटोज के रील प्रोसेस पर भी खुद ही काम करते थे। फिल्मों में भारत भूषण की इमेज बहुत ही शरीफ आदमी की थी। फैंस उनकी उसी इमेज के दीवाने थे। किस्सा शेयर करते हुए अपराजिता ने बताया, 1954 की फिल्म चैतन्य महाप्रभु की सफलता के बाद वो कहीं बैठकर सिगरेट पी रहे थे। वही उनका एक फैन था जो उन्हें सिगरेट पीते देख रहा था। उसे बात पसंद नहीं आई। फैन उनके पास गया और बोला, आपके हाथ में सिगरेट देखकर अच्छा नहीं लगा? इस घटना के बाद मैंने कभी भी पापा जी के हाथ में सिगरेट नहीं देखी। हालांकि वो इन चीजों से बहुत दूर भी थे। 1958 की फिल्म फागुन में उन्होंने मधुबाला के साथ काम किया था। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई। खबरें सामने आई कि शूटिंग के दौरान भारत भूषण मधुबाला को पसंद करने लगे थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। इस बात पर अपराजिता कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, बस इतना पता है कि मधुबाला जी मेरी मां सरला की बहुत अच्छी दोस्त थी। घर पर उनका आना जाना लगा रहता था। मैंने सुना कि जब मेरी पैदाइश के वक्त मां सरला का निधन हो गया तब उन्होंने कहा था, मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया। मुझे भी उनसे मिलने का मौका मिला। उनकी मौत के पहले
उन्होंने पापा जी से हमें मिलाने के लिए कहा था, तब मैं उनसे मिलने गई थी। पापा जी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, वो बहुत रिजर्व थे। को स्टार के बारे में भी बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे, इस वजह से मुझे ये बात नहीं पता। एक्टिंग करने के बाद पापा जी ने अपने बड़े भाई के कहने पर प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। उनकी प्रोड्यूस की गई बस 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात हिट रही। फिर उन्होंने और भी फिल्में प्रोड्यूस की। 1964 की फिल्म दूज का चांद में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इस वजह से पापा जी को बहुत नुकसान हुआ। उन्हें सारे बंगले और गाड़ियां बेचनी पड़ी। हालांकि इतनी खराब स्थिति के बाद भी उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, उन्हें काम करना नहीं छोड़ा। जब उन्हें अपनी लाइब्रेरी से किताब बेचने पड़ी तो जरूर टूट गए, क्योंकि किताब ही थी जिनके सहारे वो अपने दुख को कम किया करते थे। उनकी किताबों की देखभाल मैं ही करती थी, उन्हें अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश वो मैं कर ना सकी, जिसका अफसोस मुझे आज भी है। जब ये सब हुआ तब मैं सिर्फ 12 साल की थी। जब मैं शादी के बाद मां बनी तब मैंने पापा जी से पूछा कि उन्होंने इन सब परेशानियों को कैसे फेस किया। उन्होंने कहा, तुम भी तो देव साहब की फैन हो। उनका गाना जिंदगी का साथ निभाता चला गया के हिसाब से मैं अपनी लाइफ जीता हूं। जीवन के जिस पड़ाव पर जो मिलता है उसी को तकदीर मानकर खुश रहना चाहिए। जिन चीजों को मैंने खो दिया है उनका मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।